नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की डेली कैप्सूल सीरीज़ में। ये अपना थर्ड लेक्चर। इससे पहले इस सीरीज़ में हम 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर जो था हमने पॉलिटी से रिलेटेड लिया था। सेकंड जो हमने लिया था वो हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड लिया था। और आज थर्ड जो है वो हम इकोनॉमी से रिलेटेड लेने वाले हैं। और इकोनॉमी में हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले, कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी प्रीलिम्स में बने हैं। अगर वो क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो आपको ये पता लगेगा कि कैसा ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर पहले देखा है और पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखो, इकोनॉमी में हिंदी मैं नहीं लेके आया हूँ। आगे आने वाले लेक्चर जैसे मैं जियोग्राफी वगैरह लाऊंगा तो उसमें हिंदी ले आऊँगा। जैसे साइंस एंड टेक वगैरह में इनमें हिंदी की जरूरत नहीं होती है। जैसे प्रीलिम्स में तो वैसे भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, समझा रहा हूँ मैं आपको हिंदी में ही। तो हिंदी मीडियम वाले से थोड़ा बुरा नहीं मानना कि सर क्या आप तो इंग्लिश इंग्लिश में लेके आ जाते हो। चलिए क्वेश्चन, with reference to the sector of the Indian economy, consider the following pairs। 2024 का क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज, अच्छा पहले देखिए, एक तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दूसरी तरफ सेक्टर है, कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी सेक्टर में आती है। फर्स्ट, स्टोरेज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेकेंडरी सेक्टर। डेयरी फार्म प्राइमरी, मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शियरी, और वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी। अब आपको ऑप्शन दे रखा है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, है ना। और ऑप्शन अपना सोच लो। इसको पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये होते क्या है सेक्टर, उसके बाद में मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगा, ताकि अगर आपको आ रहा है तो ठीक बात, और अगर किसी को नहीं आ रहा तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा, उससे पता लग जाएगा। चलिए पहले मैं आपको समझाऊंगा कि होती क्या इंडस्ट्री, बाद में जाऊँ। देखिए मेनली अपने यहाँ 3 तरीके की इंडस्ट्री हम मानते हैं। अच्छा, आगे बाद में एक क्वार्टरनरी इंडस्ट्री जो है वो और आ जाती है, पर मेनली 3 टाइप की इंडस्ट्री होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन सा सेक्टर आ जाते हैं, ये मेनली वो वाले सेक्टर आएंगे जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड होते हैं। यानी इसमें हम अगर देखें तो मिनरल एक्सट्रैक्शन आ जाए, जैसे कि ऑयल है, कुछ खनिज निकालना है। माइनिंग आ जाए, जैसे कोल और आयरन। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, क्रॉप्स आ जाए, लाइफ स्टॉक आ जाए, है ना, जानवर पालना हो गया और खेती करने वाला काम हो गया। ठीक है, अगला फिशिंग से रिलेटेड कुछ काम आ जाए, मछली पालन वाला। फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम हो जाए, तो ये सारे के सारे किसमें आएंगे, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, अगर हिंदी में कहे शुद्ध में तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें क्या आएंगे, ये सब इंडस्ट्रीज में आएगी। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो है इसमें क्या आते हैं, इस सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल हमने इस प्राइमरी सेक्टर से लिया। जैसे मान लीजिए हमने जी कोल ले लिया और कोल का आगे चल के कुछ और बना दिया, आयरन और यहाँ से ले लिया, है ना, और आगे चल के उसकी स्टील बना दी, तो ये किसमें आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगा। यहाँ जी हमने क्रॉप उगा दिया, चलो यहाँ हमने लाइफ स्टॉक पाल लिया, यानी गाय हमने पाल ली, भैंस बकरी कुछ भी पाल लिया, आगे चल के उनको मांस को प्रोसेस करके बेच दिया, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएंगी, है ना। देखो इंडस्ट्री जो है सेकेंडरी, इसमें इंडस्ट्री में क्या क्या आ जाते हैं, इसमें 2 तरीके की इंडस्ट्री आ जाती है। ठीक है, एक हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा आ जाती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, है ना। और जो प्राइमरी इंडस्ट्री आती है इसमें एक्सट्रैक्शन और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, ये देखिए 12th की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें ये दिया हुआ अच्छे से, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है उसमें क्या आ जाती है, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री मतलब मिनरल वगैरह निकालने वाला, और जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब लाइफ स्टॉक और खेती करने वाला हो गया, फसल उगाने वाला। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कुछ विनिर्माण किया जा रहा है या तो किसी का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ये सारी की सारी इसमें आ जाती है इंडस्ट्री में। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर देखें और आपको बता दूं, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, स्टील वर्क वाला आ गया, बिल्डर आ गया, ड्रेस मेकर्स हो गया, ये क्या आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे। किस में आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे। फार्मिंग आ गया, फिशिंग, माइनिंग, ये सब किस में आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, तो सर टर्शियरी में क्या आएगा, टर्शियरी में वो वाला आएगा जो इन दोनों को, इसको और इसको सेवाएं प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, सेवाएं प्रदान करेंगे, ताकि ये दोनों अपना काम अच्छे से कर पाए। जैसे कि मान लीजिए लीगल सर्विसेज, ये कोई इंडस्ट्री वाला बिल्डर है, इसके ऊपर केस कर दिया किसी ने जी, तो लड़ेगा कौन, वकील लड़ेगा जी, लॉयर। तो ये लॉयर कौन हो गया, टर्शियरी इंडस्ट्री। जी हमने सामान तो यहाँ पर बना लिया, कार बना ली, इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, जर्मनी में कार बन रही है BMW, इंडिया में कौन लेके आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो ये क्या गया, टर्शियरी इंडस्ट्री, है ना। कस्टमर सर्विस दे रहा है कौन है, टर्शियरी इंडस्ट्री। इनके खाता वगैरह बना रहा है, इनके अकाउंट वगैरह जो है वो अकाउंटिंग वगैरह सब देख रहा है, अकाउंटिंग, टर्शियरी इंडस्ट्री। बैंकिंग वगैरह भी हम देखें तो सारी ये इसमें सर्विस और इसमें सारी ये आ जानी है, ये हो गया टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री समझ गए। अगला क्या है, क्वार्टरनरी इंडस्ट्री जो है ये क्या है, ये न्यूएस्ट एंड मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रीज ये इसमें आ जाती है, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, जिसमें रिसर्च से संबंधित
रिसर्च एंड एनालिसिस से संबंधित ये इंडस्ट्री आती है ताकि इनको और हेल्प किया जा सके। यहाँ पर ये होती है इंडस्ट्रीज। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। आपने आंसर दे दिया ऑलरेडी, दिमाग में आपने सोच लिया था। अब देखो अगर आपका सही है कि नहीं। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्या ये एक्सट्रैक्शन कर रहा है? क्या ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ सर्विस दे रहा है। क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। किसको दे रहा है सर? किसानों को ये सर्विस दे रहा है ना साहब। वहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर कर लेगा कोल्ड स्टोरेज में, तो ये क्या हुआ? ये तो सर्विस सेक्टर हुआ ना, तो ये टर्शियरी हुई, सेकेंडरी नहीं हुई। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, डेयरी फार्म प्राइमरी इंडस्ट्री, बिल्कुल डेयरी फार्म इज ए प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन क्या टर्शियरी इंडस्ट्री? नहीं। एक्सट्रैक्शन वाली इंडस्ट्री देखो कहाँ है? मिनरल एक्सट्रैक्शन प्राइमरी इंडस्ट्री में है ना। नेक्स्ट, वीविंग क्लॉथ, यानी क्लॉथ जो है उसको बना रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चर कर रहा है। क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाली किस में आएगी साहब? मैन्युफैक्चरिंग वाली किस में आएगी? सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगी। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में है? तो बोले सही बात है। देखो फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज करेक्ट एंड फोर्थ वन इज करेक्ट। बाकी की ये दोनों गलत है। होगा क्या इसका आंसर? ओनली 2 आर करेक्ट। हो गया। ऐसे समझेंगे। अगर किसी को नहीं पता था तो और समझ ले। ये देखिए इजी से लग रही है ये चीज़, बहुत सिंपल सी लिखने वाली चीज़ है, बट एग्जाम में कंफ्यूज करा सकती है। वैसे मैं कहता ही हूँ आपको कि सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आर द टफेस्ट क्वेश्चंस। सिंपल कुछ होता ही नहीं है। आ रहा है तो सिंपल, नहीं आ रहा तो वही टफ है। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आइटम्स दे रखे हैं, एक तरफ कैटेगरी दे रखी है ना। एक तरफ फार्मर्स प्लव यानी हल, किसान का हल, क्या ये वर्किंग कैपिटल है? एक है कंप्यूटर, क्या ये फिक्स्ड कैपिटल है यानी स्थायी संपत्ति या स्थायी पूंजी? यार्न यूज बाय वीवर्स, क्या ये फिक्स्ड कैपिटल है? पेट्रोल, क्या ये वर्किंग कैपिटल है? तो सर ये होता क्या है? अगर जिसको आ रहा है, पहले तो आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप क्या करेंगे? क्या इसका कोई ऑप्शन लगाएंगे या इसको छोड़ देंगे? क्या छोड़ना भी एक बेटर ऑप्शन होता है ना, वो भी इंटेलिजेंट ऑप्शन है छोड़ना भी। ऐसा नहीं है कि ईगो पे ले लोगे, सर मुझे तो आ ही नहीं रहा, मैं तो करके रहूंगा, कैसे नहीं आ रहा मुझे, है ना। चलो मैं पहले समझा देता हूं, फिर अब आप इसका आंसर खुद दे दोगे। देखिए दो तरह की कैपिटल होती है अपने यहाँ बिजनेस वगैरह में, एक वर्किंग कैपिटल, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हो गया जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो हम खरीदते हैं, ठीक है, जिसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है। लिक्विडिटी का मतलब है उसे हम कितनी जल्दी कैश में बदल सकते हैं, वो बहुत इसकी कम होती है, ठीक है ना। जैसे डिफिकल्ट टू कन्वर्ट कैश, है ना। ऑन टाइम जो है ये सॉरी इट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत खूब सालों तक ये चलता है, ऐसा होता है। लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ देखें फिक्स्ड कैपिटल के एग्जाम्पल दे, प्लांट एंड मशीनरी, आपने मशीनरी लगा ली किसी बिजनेस में, कंपनी में, तो ये क्या है? 1 साल के लिए, बहुत सालों के लिए होगी ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्या इसको हाथों हाथ बेच सकते हैं? मशीनरी को हाथों हाथ नहीं बेच सकते, कैश में बहुत जल्दी इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है, याद रखना। अगला, फैक्ट्रीज लैंड इज बिल्डिंग, फैक्ट्री की हमने जो लैंड बना ली, खरीदी वो, फिर हमने जो बिल्डिंग बनाई है वो क्या है? फिक्स कैपिटल। अगला, कंपनीज हेडक्वार्टर और उसका ऑफिस, कंपनी का हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, वो भी क्या है? फिक्स कैपिटल। अगला, कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मान लीजिए टेलीफोन है आपकी कंपनी में, तो ये क्या है? फिक्स कैपिटल है। आपकी कंपनी में कंप्यूटर है, तो ये क्या है? फिक्स कैपिटल है ना। टीवी लग रहा है, फिक्स कैपिटल है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारे के सारे क्या है? ये फिक्स्ड कैपिटल ही आते हैं। तो सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? डे टू डे बिजनेस में जो काम आ रहा है, यानी प्रतिदिन के बिजनेस करने में कोई काम आ रहा है, वो होती है वर्किंग कैपिटल। जैसे कि आपके पास कैश है, वो वर्किंग कैपिटल है। कैश जो है वो फिक्स्ड कैपिटल नहीं है ना। और ये हाईली लिक्विड होती है। हाईली लिक्विड होने का मतलब ही क्या है? जिनको बहुत जल्दी कैश में बदला जा सके, और ये डे टू डे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए काम आती है। जैसे कि हम देखें कैश, ये क्या है? वर्किंग कैपिटल है। क्रेडिटर्स यानी लेनदार, क्या है? वर्किंग कैपिटल है। डेटर्स यानी देनदार, ये क्या है? वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री मतलब आपका हो गया कि स्टॉक साहब, ये क्या है? ये भी वर्किंग कैपिटल है। डे टू डे में गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, क्या पेट्रोल बहुत सालों तक चलेगा? नहीं, वर्किंग कैपिटल, गाड़ी चलाने के लिए जरूरी आ रहा है ना, ये खुद कुछ नहीं करेगा, दूसरा काम करने के लिए ये जरूरी है, तो इसका चलाने में काम आ रहा है ना। तो बताओ, अब बताओ, क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या फार्मर का हल जो है वो वर्किंग कैपिटल है? क्या हल जो है वो क्या एक साल के लिए जाता है या एक हर महीने अलग अलग लिया जाएगा? नहीं, हल जो है वो एक बार ले लिया, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत सालों तक चलेगा, तो ये वर्किंग कैपिटल नहीं है, ये फिक्स्ड कैपिटल है। अगला, कंप्यूटर, क्या फिक्स्ड कैपिटल है? बिल्कुल, कंप्यूटर एक फिक्स्ड कैपिटल है। ऐसा तो है नहीं कि आप रोज रोज कंप्यूटर बदल रहे हो, एक बार ले लिया मतलब हो गया। जैसे मैंने लैपटॉप ले लिया, तो मेरा लैपटॉप हो गया, अब चलो हो गया कि 5-7 साल का काम हो गया, ठीक है। अगला,
यान यूज बाय वीवर्स, जो वीवर्स यान यूज करते हैं, धागा यूज करते हैं, क्या वो फिक्स कैपिटल है? क्या वो धागा बहुत सालों तक चलेगा? नहीं, वो तो जैसे आप धागा वो बनाओगे वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है? वर्किंग कैपिटल है। क्या है ये? वर्किंग कैपिटल। अगला पेट्रोल, पेट्रोल क्या है? वर्किंग कैपिटल, बस है ना पेट्रोल वर्किंग कैपिटल। क्या एक बार पेट्रोल भरवा लिया तो क्या वो बहुत सालों तक चलेगा? 100-200 साल तक, 5-10 साल तक चलेगा? नहीं। तो ये वर्किंग कैपिटल। तो कौन सा इसमें गलत हो जाएगा? देखो, फार्मर्स ब्लफ वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो गलत हो गया ये। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है, तो ये सही है, यानी एक सही है। अगला यान यूज बाय वीवर्स फिक्स कैपिटल, गलत है, ये भी गलत है। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल 2, यानी 2 इसमें सही है, ओनली 2 आर करेक्ट। समझ में? अगर आपने को ये नहीं पता था कि फिजिकल कैपिटल में वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल क्या होता है, तो अब पता आपको लग गया है। चलो आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर 2024 का। इफ द यूनाइटेड स्टेटमेंट 1 है, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए वेयर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर ऑफ द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। इसका मतलब ये है, स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है हिंदी मीडियम वाले, कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने किसी से उधार लिया समझो, और जब वो उधार लेता है तो लोगों को डेट बॉन्ड देता है। क्या देता है? यहाँ से जो है वो उधार ले लेगा, इधर जो है वो बॉन्ड दे देगा, ये कागज दे देगा जी, है ना। ये बॉन्ड दे दिया इस आदमी को, और ये हो गया अमेरिका के बैंक के पास में, ठीक है, पैसा आ गया। तो वो बॉन्ड दे देगा और उधार ले लेगा। अगर वो जो है उस बॉन्ड पे डिफॉल्ट कर जाता है, डिफॉल्ट करने का मतलब क्या हो गया? डिफॉल्ट करने का मतलब है कि अब वो वापस आपको ये बॉन्ड आप लेके जाओ अमेरिका के बैंक के पास, और वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो क्या आप राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं? आपके पास अधिकार है, ऐसा कुछ क्लेम कर सकते हैं आप ऐसा? ये कहना चाह रहा है। अगला स्टेटमेंट 2, द यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाई एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी यूएसए का जो डेट है, यानी वहां की सरकार उधार लेती है, वो क्या बदले में कुछ रखती है, गिरवी रखती है? उसके बदले में कोई हार्ड एसेट गिरवी रखती है कि सोना चांदी कुछ गिरवी रखती है? या सिर्फ वहां की सरकार की विश्वास के ऊपर है कि भाई यहाँ की सरकार जो है इसके ऊपर विश्वास है? अब ये क्वेश्चन है वही स्टेटमेंट 1, यानी पहला स्टेटमेंट, ऑप्शन ए कहता है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन बी है दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट दूसरा पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है पहला सही है दूसरा गलत है, और ऑप्शन डी है पहला गलत है दूसरा सही है। बताओ, और इसको पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। चलिए, इसका आंसर क्या होने वाला है? देखो, यूएसए की जो सरकार है, अगर वो बॉन्ड, देखिए किसी भी कोई भी सरकार हो, चाहे यूएसए की हो चाहे इंडिया की सरकार हो, ये कोई भी जो है यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते, है ना। ये जो आपके पास ये बॉन्ड और ये डिवेंचर जो होते हैं ना, ये अनसिक्योर्ड लोन है। आपने जो है, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ले लिए और वहाँ की सरकार बदल जाएगी, जी हम तो आपको पैसा नहीं देंगे, उधार जो हमने आपसे लिया था वो बॉन्ड आपके पास भले हो पर वो हम पैसा आपको नहीं देंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ राइट ही, मतलब आप उसके ऊपर राइट जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, जाके कहीं पे नहीं कर सकते, है ना। अगला, यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाई, हाँ, तो वहां की सरकार के जो उधारी है वो बैक्ड नहीं है किसी से भी, यानी कि गिरवी नहीं रख रखा है सोना, समझे। जैसे कि मान लीजिए आपने यूएसए का कोई बॉन्ड खरीदा, तो क्या वहां की सरकार आपको यहाँ पर आपको सोना देती है? नहीं देती ना। वहां पर हम खरीदते क्यों है? कि भाई सरकार, वहां की यूएसए की सरकार पर हमें क्या है, विश्वास है कि वो जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगी, यानी अपना पैसा हमको दे देगी, यही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? विल नॉट बी एक्सरसाइज, यानी पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, और दूसरा इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है, यानी इसका आंसर हो जाने वाला है ए। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं फिर 2023 में। देखिए, इस वाली पैटर्न के क्वेश्चन 2023 में बहुत पूछे गए थे। पीवाईक्यू करने का फायदा ये भी है कि आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। अगला, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स, यानी उन्होंने अपनी जो ब्याज दरें हैं, ब्याज दरों को बढ़ाया है ना। मैक्सिमम जो, यानी जो ये महामारी आई है कोविड के बाद में जो जितने भी बैंक हैं, जो केंद्रीय बैंक हैं बहुत सारे देशों के, उन्होंने क्या किया है कि महामारी के बाद में ब्याज दरों को बढ़ाया है। अगला, सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। तो वहां के बैंक ये मानते हैं, स्टेटमेंट 2 ये कहना चाह रहा है कि वहां के बैंक ये मानते हैं कि हम जो है वो जो प्राइसेस बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसको हम काउंटर कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो, पॉज करो वीडियो और इसका आंसर पहले आप सोच लो, फिर मैं तो देखिए इसका आंसर बताऊंगा ही सही। चलो, क्या होने वाला है इसका आंसर? इसका आंसर होगा जी ए,
यानी दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आप देखेंगे तो अगर पोस्ट पैंडेमिक यानी 2019-20 के बाद में अगर हम देखें, 2019-20 के बाद में देखें तो सारे सेंट्रल बैंक जो है, इंक्लूडिंग इंडिया का सेंट्रल बैंक भी देखें, यूएसए का जो फेड रिजर्व है वो भी देखें, तो इन सब ने, ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन, यह करंट अफेयर में बहुत बार ये आया था, है ना। ये तो देखो इसमें क्या है, ये तो करंट का है और ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, ऐसे मिला के यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ना। तो वर्ल्ड वाइड बैंक जो थे, बहुत सारे वर्ल्ड वाइड बैंक यानी बहुत सारे देशों के जो बैंक थे सेंट्रल बैंक, उन्होंने अवश्य ही जो है ब्याज दरों को बढ़ाया था। अगला, हाँ भाई ब्याज दरों को तो वो तभी बढ़ाएंगे ना जब वो ये मानते होंगे, उनको ये लगता ही होगा कि हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो ये ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं इसके माध्यम से हम जो है वो महंगाई को कंट्रोल में कर सकते हैं, तभी तो वो ऐसा करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। किसी को कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा कि सर ये वाला मुझे हमें नहीं समझ में आया, आप हमें फिर से समझाओ, ठीक है। अगला फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट ए रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी, रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी, ठीक है। क्वेश्चन जो है, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, यानी फार्मर जो है उन्होंने अपनी क्रॉप्स जो है उनका उत्पादन लिया, वो टेक्सटाइल मिल, कपड़ा मिल में जो रॉ मटेरियल लगता है वो, ए कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ए ट्रेडिंग कंपनी, एक कोई कमर्शियल बैंक ने उसने कोई किसी कंपनी को उधार दिया, या एक कॉर्पोरेट बॉडी है जिसने रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो है वो ओवरसीज बॉन्ड इश्यू करें। तो बताओ इनमें से कौन सा रियल इकोनॉमी का पार्ट है या रियल सेक्टर का पार्ट है। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, पहले मैं आपको समझाऊंगा, एक बार आप अटेम्प्ट कर लो कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी मैं आपको पहले समझा देता हूं फिर आपको बताऊंगा। देखो इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं, एक होता है रियल सेक्टर, एक होता है फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल सेक्टर। रियल इकोनॉमी में क्या आते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर जो बताए थे, वो आएंगे रियल इकोनॉमी में, मतलब जिससे रियल में कुछ जो है वो इंक्लूड हो रहा है या हम कहें कि जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है वास्तविकता में हमारी इकोनॉमी में, है ना। अगला आता है फाइनेंशियल मार्केट, जो मार्केट जो है वो उनसे रियल में कुछ होने वाला नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट है, यानी कि इनकी सेवा करने के लिए ही वो है, और इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, इनकी वजह से कोई जीडीपी घटता या बढ़ता नहीं है। जीडीपी घटता बढ़ेगा किससे, इन तीनों से जीडीपी घटेगा बढ़ेगा, है ना। समझ में आ रही है आपको बात। चलो जैसे रियल सेक्टर में तो मैंने आपको बताई दिया कि प्राइमरी सेक्टर जो बताया था वो, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सो ये सारे के सारे। असल फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आएगा, जैसे रियल एस्टेट फर्म है तो वो क्या करती है, जमीन इधर से खरीदती है, लैंड इधर से खरीदेगी और इधर जाके बेच देगी। तो क्या इससे कोई इकोनॉमी में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, बस चीज़ें तो वही है, लैंड वही के वही है, इधर से इधर बेचा जा रहा है, कुछ नहीं है। मनी मार्केट जो होते हैं वो जो शॉर्ट टर्म के लिए उधार देते हैं वो मनी मार्केट होते हैं। कौन इसको रेगुलेट करता है, तो आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। बैंक और एंड पेमेंट प्रोसेसर्स जो होते हैं वो रियल में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये तो बस आपका पैसा लेके इधर से इधर कर रहे हैं, बस वास्तविकता में कुछ नहीं करते। इंश्योरेंस कंपनीज हो रही है वो, कंप्यूटर फाइनेंस मॉर्टगेज होते हैं वो, रिटेल बिजनेसेस होते हैं, ये सब रियल में कुछ नहीं करते हैं, है ना। ये सारे के सारे जो है रियल सेक्टर, सॉरी फाइनेंशियल सेक्टर में आने वाले हैं। अब आ जाओ आप वापस क्वेश्चन पे, देखो फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, तो क्या रियल में इसमें ऐड हो रहा कुछ, बिल्कुल। फार्मर जो रियल जो अपनी क्रॉप उगा रहा है, प्रोडक्शन ले रहा है, वो रियल में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है भाई, जो है ना अनाज तो आ रहा है, वो जो भी उगा रहा है वो आ रहा है ना। टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, तो क्या आएगा इसमें, बिल्कुल आएगा इसमें, है ना। एक कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू द ट्रेडिंग कंपनी, क्या आएगा, नहीं, अभी अभी बताया था मैंने, बैंकिंग वगैरह इसमें नहीं आएगा। देखो इसमें आएगा ना बैंकिंग वगैरह है ना, इसमें बैंक एंड पेमेंट प्रोसेसर, तो इसमें नहीं आएगा, ये तो रियल सेक्टर में थोड़े है, ये तो फाइनेंशियल सेक्टर में, तो ये इसमें आने वाला नहीं है, ठीक है। अगला है कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स वगैरह इसमें आएंगे क्या, नहीं आएंगे, तो 3 और 4 इसमें नहीं आएंगे, 1 एंड 2 आएंगे। तो आंसर क्या हो जाने वाला है इसका, 1 एंड 2 इसका आंसर होने वाला है। वैसे तो देखना आपने पढ़ाई होगा ये सब चीज़ों के बारे, रियल सेक्टर क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, नहीं भी पढ़ा तो अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ जो है वो इसकी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर अपने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, which of the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession, रिसेशन के टाइम पे कौन से जो है वो कदम उठाए जाते हैं किसी देश की सरकार के द्वारा या वहाँ के आरबीआई के, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक होता है सॉरी उसके द्वारा, कौन से कदम उठाए जा सकते हैं
कट इन टैक्स रेट अकम्पेन्ड बाय द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यानी टैक्स रेट तो वो कट करेंगे बट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, तो जो सार्वजनिक महत्व के जो भी प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर, परियोजनाओं पर खर्चा बढ़ा दिया जाएगा। टैक्स रेट जो है वो सी वाला जो ऑप्शन इसमें है कि टैक्स रेट बढ़ा दी जाएगी और इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा, और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसको कम कर दिया जाएगा जो कि सार्वजनिक परियोजनाओं पे होता है। क्या आंसर होने वाला है इसका बताओ, चलो और पॉज करो और आंसर दो पहले, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये होता क्या रियल में। सर हमें तो रिसेशन ही नहीं पता क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, देखो रिसेशन किसे कहेंगे, देखो अगर कोई इकोनॉमी जो है, कोई देश की इकोनॉमी स्टेगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाती है, यानी स्थिर जो आर्थिक वृद्धि दिखाती है, कितने दिनों के लिए, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए, और एक क्वार्टर में कितने होते हैं 3 मंथ, यानी 6th मंथ तक वो अगर ऐसा दिखाए, स्टेगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिसेशन। ये डेफिनेशन याद रख लेना, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन पूछ ले। अगला, इस इकोनॉमिक रिसेशन में क्या क्या होता है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, बेरोजगारी जो है बहुत बढ़ जाती है। अगला, कमोडिटी की प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, कीमतें बढ़ जाती है। अगला, परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाते हैं, है ना, निवेश हिंदी में कम हो जाते हैं। बिजनेस जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, यानी जो बिजनेस है उनका दिवालिया निकल जाता है, क्योंकि वो बैंक से उधार लेते हैं, वो चुका नहीं पाएंगे क्योंकि अब बिजनेस तो चल ही नहीं रहा, है ना। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए, इस रिसेशन को ओवरकम करने के लिए क्या करती है सरकारें, इसको ओवरकम करने के लिए किया जा सकता है, टैक्स में कमी कर दो जी। टैक्स में कमी होगी तो लोगों के पास खर्च योग्य आय जो है वो बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, तो फिर वो ज़्यादा खर्च करेंगे, कुछ खरीदारी करेंगे, खरीदारी करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर कंपनीज वापस चलेंगी, कंपनीज ठीक से चलने लगी तो फिर वो लोगों को रोजगार वापस देने लगेगी, फिर लोगों के पास रोजगार आ गया तो फिर उनके पास पैसा आ जाएगा, पैसा आ गया तो फिर खरीदेंगे, तो ये ऐसा करके रिसेशन से बाहर निकला जा सकता है। अगला क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट का खर्च जो है, सरकार का खर्च बढ़ाया जाना चाहिए, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह सरकारी प्रोजेक्ट है उन पर पैसा जो ज़्यादा खर्च करना चाहिए। इससे क्या होगा, स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। क्या होगा सर, स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट मतलब समझा तो दो सर जी, जैसे कि मान लीजिए सरकार ने ऐसा कह दिया कि हम जो है वो सड़क बनाएंगे जी, रोड बनाएंगे, बना दिए जी। अब इस रोड बनाने के लिए क्या चाहिए होगी, इसमें कुछ तो मजदूर चाहिए होंगे, इसमें सीमेंट चाहिए होगी, इसमें जो है हम कहेंगे डामर वाली है तो डामर चाहिए होगी, है ना, इसमें कंक्रीट चाहिए होगी, इसमें लोहा चाहिए होगा, है ना, आयरन वगैरह सब चाहिए होगा इसमें। तो अब मजदूरों को पैसा मिल रहा है, सीमेंट लग रही है तो सीमेंट वाली फैक्ट्री को, उसमें मजदूर काम करें उनको पैसा मिल रहा है, डामर तो डामर वालों को पैसा मिल रहा है ना, इस प्रकार से रोजगार भी मिल रहा है। अब यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं सड़क बनाने वाले, तो ये भाई खाना भी खाएंगे, तो वहाँ कोई रेस्टोरेंट होटल वाला होगा वो भी होगा, ये किसी चलेंगे तो कैब वगैरह होगा, ऑटो रिक्शा वगैरह होगा, वो भी सब होंगे होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उनको वापस से थोड़ा बूम मिलेगा। इंटरेस्ट रेट जो है उनमें कमी की जाएगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं जाएगा, इंटरेस्ट रेट जो आपको दिख रही है इनको कमी कर देंगे, यानी ब्याज दरों में कमी की जाएगी। क्यों कमी की जाएगी भाई, इंटरेस्ट कम होंगे तभी तो लोन ज़्यादा लिए जाएंगे, इंटरेस्ट कम होगा तो लोन ज़्यादा ले लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो फिर उससे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती रहेगी। अगला, डिसीजन मेकिंग आपको अच्छा करना पड़ेगा, आईटी और टेक्नोलॉजी जो है उसमें आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, और ओवर रेटिंग ले ऑफ जो है वो आपको कम करनी पड़ेगी। कि इसका मतलब है कि सरकार जो निकाल देते हैं, है ना, ले ऑफ क्या होता है कि कर्मचारियों को कंपनी से निकाल देना, इसको थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। ये सारे के सारे करते हैं रिसेशन में, ठीक है सब। तो सर इसका उल्टा होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाना, है ना। A rise in prices which can be translated as a decline of purchasing power। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तब क्या होता है, परचेजिंग पावर कम होता है। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा पूछा जा सकता है, मतलब रुपए की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है इसमें। और इसमें लड़ने के लिए क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब आरबीआई तो क्या करेगा इंडिया के मामले में, और सरकार जो है वो क्या करेगी, ये करेगी। आरबीआई क्या करेगा इसमें, जब मॉनेटरी इन्फ्लेशन बढ़ गया तो सरकार क्या करेगी, भाई पैसा ज़्यादा हो गया तभी तो पैसे की वैल्यू कम होगी, तो इसलिए क्या करेगी सरकार, पैसा अपने पास वापस ले लेगी। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मनी सप्लाई को कम किया जाएगा, ठीक है। पेपर नोट्स जो ज़्यादा होंगे वो पेपर नोट्स मार्केट से जो है वो आरबीआई अपने पास वापस पूरा ले लेगा, ये सब करेगा। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट को ये बढ़ा देगा ताकि अब लोग कम लोन ले पाए। सरकार क्या करेगी,
सरकार टैक्स को इंक्रीज कर देगी। जब सरकार टैक्स को इंक्रीज ही कर देगी तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा खर्च करने लगे, इसलिए वो कम खर्चेंगे तो वापस जो है वो प्राइस सही जगह पर आ जाएगी, है ना। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो सड़क वगैरह बनाने वाली थी सरकार, वो नहीं बनेगी, क्योंकि अगर सरकार सड़क बनाएगी तो लोगों के पास और ज़्यादा पैसा जाएगा और रुपए की वैल्यू और ज़्यादा गिर जाएगी, है ना। और गवर्नमेंट ट्रांसफर जो पेमेंट हुआ था उसको भी कम कर देंगी, है ना। टैक्स जो है उनको बढ़ा देगी, और ये सारा का सारा जो है इनका ये मिलाकर काम ये करने वाली है। तो आप समझ गए आप कि रिसेशन में क्या करेंगे और इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, दोनों में। अब बताओ रिसेशन अपने पास है ना, स्टेगनेंट इकोनॉमी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक ऐसी हो तब। अब बताओ क्या करेगी सरकार, क्या टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स रेट कट इन टैक्स रेट, टैक्स कम कर दिया जी, ये तो बात ठीक है, टैक्स रेट तो कम होना चाहिए, बट अकम्पेयर्ड बाय इंटरेस्ट रेट, पर इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा दिया तो फिर क्या मतलब है, तो बात खराब होगी। एक तरफ तुम कम कर रहे हो यानी सही कर रहे हो, एक तरफ गलत कर रहे हो, तो फिर ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे जो है सरकार पैसा बढ़ा देगी, यानी सड़क बनाएगी, पुल बनाएगी, ये सारा का सारा काम सरकार करेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये करेगी, तभी तो लोगों के पास पैसा आएगा और वापस आएंगे, तो यही इसका ऑप्शन होने वाला है ना, यही इसका ऑप्शन होने वाला है। तो सर ये क्यों नहीं है, देखो इंक्रीज इन टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया, ये तो सीधा ही उल्टा हो गया। अगला, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये भी उल्टा हो गया, ये तो महंगाई में करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, बी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। समझ में आया, चलिए आगे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, other things remaining unchanged, market demand for a good might increase if, first one, price of its substitute increases, prices of its complement increases, the good is an inferior good and income of the consumer increases, its price fall। ये क्वेश्चन कहना क्या जरा आपको समझ में आ रहा। आपने पहले तो ये ना अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये आपने, आप अगर कॉमर्स से हैं तो आपने सेटरिस पारिबस, ये एक अवधारणा सुनी होगी, इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है, जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह पढ़ते हैं तब होता है सेटरिस पारिबस भी कहीं लिखा आ जाए, इसका मतलब ये है कि अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, यानी बाकी चीज़ें अगर स्थिर रही उसके बाद अगर ऐसा हो तो क्या होगा। तो सर हमने तो सुना ही नहीं है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, इन्फीरियर गुड्स क्या होती है। पहले अगर जिसने सुना वो जो है वो बच्चा इसका आंसर देगा, उसके बाद पहले मैं समझाऊंगा, फिर अब देख लेना कि मेरा आंसर सही था कि नहीं था। चलो, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या है, ऐसे वाली गुड्स जिनको उसके स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है ना, वो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि मान लीजिए चाय और कॉफी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर चाय नहीं मिल रही तो आप कॉफी भी पी लेंगे, कॉफी नहीं मिल रही तो चाय भी पी लेंगे। अब ये मत कह रहे ना कि सर मुझे कॉफी पसंद ही नहीं है, मुझे तो चाय पसंद ही है, तो फिर मैं कॉफी कभी नहीं पीऊंगा। उसमें पहले बताना अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है ये अगर कांस्टेंट रहें, है ना, तब की बात ये हो रही है। ये होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ए पेयर ऑफ गुड्स विच आर कंसिडर्ड बाय कंज्यूमर्स टू बी ऑल्टरनेटिव टू ईच अदर, एज द प्राइसेस ऑफ वन गोज अप द डिमांड फॉर अदर राइजेस। समझ रहे आप, यानी एक के स्थान पर दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है, ये होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता क्या है, एक की अगर प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए चाय एक तरफ है, कॉफी, चलो इसमें तो आप कह रहे हो कि नहीं, चलो एक तरफ है कोक, एक तरफ है थम्सअप। अच्छा, इनमें भी बच्चों को फर्क पता होता है, पर हमारे लिए तो एक मान लीजिए काली वाली ये कोल्ड ड्रिंक है। अच्छा देखो, अगर मान लीजिए कि कोक की प्राइसेस इंक्रीज होगी, मान लीजिए कि अब ये 2 लीटर की 100 रुपए में आती है, ये आने लग जाएगी 110 में, है ना, और इस वाले की प्राइस अनचेंज्ड है थम्सअप की, तो अब डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, थम्सअप की बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 100 रुपए की आ रही है, क्योंकि ये कोक की जगह थम्सअप भी तो पिया जा सकता है। तो जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी सब्स्टिट्यूट जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए इसकी प्राइस कम हो जाती है, ये 100 रुपए की थी, ये 90 की हो जाए, और ये 100 की रहे थम्सअप, तो अब किसकी, इसकी प्राइस ही, मतलब इसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। यानी अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है किसी गुड्स की तो उसके सब्स्टिट्यूट जो है उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। समझ में आ गया आपको ऐसा। चलो अगला है सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी होती है जो साथ साथ में यूज में आती है, जैसे ब्रेड और बटर। भाई ब्रेड और बटर अपने यहाँ तो जो है हम ऐसा कुछ भी खा लेते हैं, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज में वहाँ ब्रेड और बटर साथ में खाते हैं। तो मान लीजिए इनमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि बटर की प्राइस बढ़ गई तो फिर ब्रेड की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि बटर और ब्रेड तो दोनों मिला के खाएंगे ना, बिना बटर के ब्रेड कैसे खा लेगा कोई, है ना, और बिना ब्रेड के फिर कोई बटर भी कैसे खा लेगा, क्योंकि अपने तो रोटी पे लगा के खा लेते हैं, वहाँ नहीं होता ऐसा रोटी वाला सिस्टम, है ना। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं इसमें क्या होता है, अगर एक की प्राइस
इंक्रीज हुई तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साथ साथ में ये है बैट और ये बल्ला, ये क्या कहते हैं सॉरी, ये बॉल है और ये वो खेलने वाला क्या होता है वो है ना। ये मान लीजिए कि ये बैट है और ये बॉल है, तो अगर मान लीजिए कि बॉल की प्राइसेस इंक्रीज होगी तो बैट की डिमांड भी कम हो जाएगी, या बैट की डिमांड सॉरी प्राइसेस इंक्रीज होगी मान लीजिए बैट की, तो बॉल जो है इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब बैट ही महंगा आ रहा है, बैट खेलने के लिए नहीं तो बॉल का करेंगे क्या, आदमी सिर में फोड़ेंगे। तो ऐसा होता है, समझ आ रही। जैसे सब्सिट्यूट गुड्स में जैसे एक मैकडोनल्ड जो है इसका बर्गर है, एक की बर्गर किंग का बर्गर है। अब बर्गर तो बर्गर है, मान लीजिए कि मैकडोनल्ड का बर्गर जो था इसकी प्राइसेस इंक्रीज होगी तो लोग क्या करेंगे, बर्गर किंग का बर्गर खाने लग जाएंगे, तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात। ऐसा चलो, एक गुड होती है नॉर्मल गुड, फिर कुछ गुड्स होती हैं, एक होती है नॉर्मल गुड्स। इसका मतलब होता है ऐसी गुड्स जब आपकी इनकम सॉरी आपकी अगर इनकम बढ़ गई तो इसकी डिमांड भी बढ़ने लग जाएगी। जैसे कि मान लिया आपके पास पैसे कम है ना, और तो आप चॉकलेट वगैरह नहीं खाते थे, बट आपके पास पैसा आ गया तो अब आपके बच्चों को चॉकलेट भी ला के देने लगेंगे। ये क्या नॉर्मल गुड। एक होता है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स क्या होता है, जब इनकम आपकी बढ़ जाएगी तो इनकी प्राइसेस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, समझ रहे हो, लग्जरी गुड्स की। जैसे कि BMW की कार है, अगर आपके पास पैसे आ गए बहुत ज़्यादा तो फिर इनकी प्राइस, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, समझ रहे हो। नॉर्मल गुड की नॉर्मल रहेगी कि आपके पास इंक्रीज हुआ है तो थोड़ा बहुत ये इंक्रीज होगा, बट इसमें तो ये ऐसा है कि भैया अगर आप थोड़ा सा अमीर हो गए तो फिर आप सीधा BMW खरीदोगे, ऐसा। एक होता है इन्फीरियर गुड्स, निकृष्ट वस्तुएं। अब हिंदी वाले मत कहना सर लग्जरी गुड्स को क्या कहें हिंदी में, लग्जरी गुड्स को क्या कहेंगे यार, लग्जरी गुड्स ही कहेंगे। इन्फीरियर गुड्स जो है ये क्या है, इन्फीरियर गुड्स का मतलब निकृष्ट वस्तुएं। ये ऐसी वाली वस्तुएं है कि जब आपके पास आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो आप उनकी डिमांड कम करने लग जाओगे, मतलब उनको कम खाने लग जाओगे। मतलब समझो, हमारे गाँव में जी बाजरे की रोटी खाते हैं, ठीक है, आप गरीब है बाजरे की रोटी खा रहे हैं, बढ़िया। अच्छा, बाजरे की रोटी गरीब अमीर से मतलब नहीं है, पर ऐसा लोग मानते हैं। फिर देखना, जैसे ही आप शहर में आ गए और आपके पास पैसा बढ़ गया तो आप बाजरे की रोटी नहीं खाएंगे। अब आप बाजरे की रोटी नहीं खाएंगे, अब आप कहेंगे जी हम तो गेहूं की रोटी खाएंगे जी, हम तो ब्रेड खाएंगे जी, हम तो जी बर्गर खाएंगे जी। ये तो जब जब क्या होता है, एक हो गया जी मान लीजिए, एक है नॉर्मल बर्गर जो आप जा रहे हैं और रेडी में जाके खा रहे हैं, एक हो गया जी नॉर्मल कॉफी। ये सब निकृष्ट वस्तु है। यानी अगर आप मान लीजिए अब आपकी सैलरी जो है पहले 20,000 थी, अब आपकी सैलरी बढ़ के 60,000 हो गई जी, 1 लाख रुपए जी हो गई जी। अब आप क्या क्या ये नॉर्मल कॉफी पियोगे, किसी रेडी पे खड़े होगे, बर्गर नॉर्मल वाला खाओगे नहीं। अब आप जैसे ही आपके पास इनकम आई आप जाओगे जी डोमिनोज में जाके पिज्जा खाओगे, कॉफी पियोगे तो आप वो कौन सी एक कॉफी की का एक वो आता है महंगा ब्रांड, वो वहां पर जाके पियोगे, वो 300-400 रुपए की कॉफी आएगी, वो आप पियोगे। तो इनकी डिमांड तो कम होगी ना, तो यही है इन्फीरियर गुड्स। अब आ जाओ यहाँ पर, आप समझेंगे आप। अदर थिंग रिमेन्स अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज, यानी डिमांड कब इंक्रीज हो जाएगी। अगला, प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस, यानी मान लीजिए कि किसी की सब्सटीट्यूट गुड से उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए, उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो बिल्कुल सब्सटीट्यूट की प्राइस इंक्रीज होगी तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। देखो मैंने बताया था, यहां पर मान लो जो कि आप है कोक है और यहां पर थम्सअप है, इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई तो अब इसे नहीं खरीदेंगे लोग, इसको खरीदने लग जाएंगे थम्सअप को अपने आप ही, तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट सही है। अगला, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, प्राइसेस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइसेस बढ़ गई। ये कि हमने बताया था कि जी इधर बैट है, इसकी प्राइस बढ़ गई तो क्या बॉल जो है इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, इसका डिमांड इंक्रीज होगी, नहीं उल्टा होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला, द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, इन्फीरियर गुड्स है, बाजरे की रोटी दलिया खाना, इनको इन्फीरियर मानते लोग। तो क्या इन द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, तो इन्फीरियर गुड है और इनकम जो है वो बढ़ गई है, आपके 20,000 से सैलरी हो गई 1 लाख रुपए, तो क्या आप उसकी डिमांड करोगे अब दलिया की और ये खाओगे, नहीं, आप तो उल्टी सीधी फालतू की चीज़ें खाओगे। तो अब क्या करोगे, इसकी डिमांड क्या इंक्रीज होगी, नहीं उल्टा होगा, डिक्रीज होगी। अगला, इट्स प्राइजेस फॉल, अगर उस कमोडिटी की प्राइस ही फॉल होगी, जैसे कि हमने जी कोक का ही मामला है, और कोक जो है इसकी प्राइजेस फॉल होगी, यानी कि 100 रुपए की मिल रही थी अब आपको ये 90 रुपए की मिल रही है, 80 रुपए की मिल रही है, तो अब आप इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो बिल्कुल बढ़ जाएगी, तब तो बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। समझ में आया। अगर आपको पहली बार ये सब चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हमने कभी पढ़ाया नहीं था, आज आपने पढ़ाया और हमें ज्ञान मिला अलग से।
देखो ये सारी की सारी आपको दिख रही नहीं है, ये सब की सब इन्फीरियर गुड्स हैं। इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना, जब आपके पास पैसे बढ़ जाएंगे तो आप इकोनॉमी नहीं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने लग जाओगे। ये फालतू वाली सिगरेट पीना, फिर आप सिगार पीने लग जाओगे। अगला 8th क्वेश्चन, with reference to the Indian economy of after 1991 economic liberalization consider the following statements। 2020 का क्वेश्चन है। वर्कर प्रोडक्टिविटी 2004-5 की प्राइसेस के ऊपर, इंक्रीज इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज, यानी वर्कर प्रोडक्टिविटी जो है वो अर्बन एरियाज में बढ़ गई और रूरल में डिक्रीज होगी। अगला, द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स स्टेडीली इंक्रीज। अगला, ऐसा स्टेडीली इंक्रीज वाला क्वेश्चन बहुत आता है, मैक्सिमम गलत ही होता है वो। इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज, यानी नॉन फार्म वाली एक्टिविटीज है वो गाँव में बढ़ गई है। अगला, द ग्रोथ रेट इन द रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, तो जो गांव में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो गई। तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो ये थोड़ा सा तो न्यूज़ में भी था उस टाइम पे, इकोनॉमिक सेंसस आया था, उसमें कुछ बातें इसमें की गई थी, बाकी जो है इकोनॉमी में ये पढ़ते ही ऐसा। तो देखो वर्कर की प्रोडक्टिविटी जो है वो अर्बन एरियाज में भी बढ़ी है, रूरल में भी बढ़ी है, तो ये गलत है पहला स्टेटमेंट कि रूरल एरियाज में घट गई है। नहीं, रूरल एरिया में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। आप तो ऐसे सोच के देखो कि पहले गांव में जो मिस्त्री काम करते थे जी, मजदूर काम करते थे, पहले वो कितने रुपए लेते थे, 500 रुपये। आज कितने रुपए ले रहे हैं, 900 रुपये ले रहे हैं। वो जो मिस्त्री काम करने आते हैं, चिनाई करने आते हैं, वही। तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी? नहीं, बढ़ गई है ना, गाँव में भी बढ़ गई। अगला, परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज, तो गांव का जो है लोग आके वर्कफोर्स में ज़्यादा काम करने लगे। तो जी स्टेडली इंक्रीज, पहले तक तो हो रहा था, 2004-5 तक तो ऐसा हो रहा था, उसके बाद में जो है वो 12-13 के आसपास जो है वो कम हो जाता है, फिर 16-17-18 में फिर डिक्रीज हो जाता है। तो स्टेडली इंक्रीज नहीं हुआ है, इसलिए दूसरा गलत है। अगला, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज, तो गाँव में खेती करने के अलावा दूसरे वाले कामों में जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। बिल्कुल ऐसी हो गई है, जो आपको गांव में पैसा मिल रहा है उसका 50% से ज़्यादा तो नॉन फार्म एक्टिविटी से आ रहा है, यानी आप खेती वगैरह से नहीं आ रहा, वो कुछ दूसरा आप काम कर रहे हैं, आप कुछ बागवानी कर रहे हैं, आप जी कुछ मजदूरी कहीं पर जाके कर रहे हैं, इनसे जो है वो पैसा आने लगा है। कुछ छोटी मोटी एंटरप्राइजेज वो खोल रहे हैं, उसकी वजह से दुकान लगा रखी है, उनसे पैसा आते हैं उनके पास। आप गाँव में जाके देखोगे भी सही, अगर आप गाँव से संबंध रखते हैं तो ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अगला, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट में जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हुई है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोच के देखो। हो गया, सोच लिया आपने? देखो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो पहला ये गया, ये गया। अब क्या बचा है? 3 और 4, 3 और 4, यानी 3 तो होगा, तो तीसरा तो इसमें पक्का सही ही सही है, ठीक है ना। अगला, द ग्रोथ रेट इन द रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, तो बिल्कुल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी ग्रोथ रेट जो है उसमें तो रेट में डिक्रीज अवश्य ही हुआ है, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 विल बी द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 2019 का क्वेश्चन है। Purchasing power parity exchange rate are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and services in the different countries. Statement 2, in term of PPP dollar, India is the 6th largest economy in the world. बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें होती क्या है। अटेम्प्ट कर लिया, अब समझो इसको। देखो पीपीपी क्या होती है? पीपीपी ऐसे ही होता है कि एक बास्केट ले लिया, मान लीजिए टोकरी ले ली, इस टोकरी में जो है कि मान लीजिए कि एक बर्गर डाल दिया, ठीक है, इसमें कॉफ़ी डाल दी, एक कॉफ़ी का जो हम ग्लास कहें वो डाल दिया जी, हमने इसमें कहते हैं कि कोको कोला डाल दिया, हमने जिसमें कहो जी कपड़े का कुछ वो डाल दिया, ये डाल दिया। अब कंपेयर करेंगे इनको, है ना। अब कंपेयर करेंगे कि ये एक बर्गर इंडिया में कितने, अमेरिका में कितने का मिलता है, और यही सेम बर्गर इंडिया में कितने रुपये का मिलता है। ऐसा कंपेरिजन करके हम कैलकुलेट करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। जैसे इंडिया में मान लीजिए ये सेम बर्गर इंडिया में 200 रुपये का मिलता है, और ये सेम बर्गर अमेरिका में $5 का मिलता है। तो अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा 40 रुपया जो है वो $1 के बराबर हो गया ना। देखो $5 इक्वल्स $200 रुपीज़, तो $1 इक्वल्स 40 रुपीज़, तो $1 40 रुपये के अकॉर्डिंग होनी चाहिए पीपीपी के हिसाब से, है ना। हम अपने पैसों से उतनी चीज़ खरीद सकते हैं, बट क्या पीपी जो डॉलर की प्राइस है वो रुपए के बराबर में कंपैरिजन करें तो क्या 40 रुपये नहीं, 80 रुपीज़ के अराउंड होगी, है ना। तो देखो दुगना,
तो जीडीपी के हिसाब से तो ये देश हमसे आगे हो जाएगा, पर पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम इतने भी पीछे इससे नहीं है। समझ में आ गया आपको परचेजिंग पावर पैरिटी? ठीक है, देखो परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे, उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, उस टाइम पे परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे था, आफ्टर चाइना, यूएसए, इंडिया, ऐसा थर्ड नंबर पे हुआ करता था। ठीक है, बट अब देखो 2020 में इंडिया जो है वो पीपीपी के हिसाब से अभी भी देखिए थर्ड नंबर पे। 2020 वाला ये बता रहा, देखो 2020 ये यूएसए सॉरी चाइना एक नंबर पे है 24.9, यूएसए 18.6 दूसरे नंबर पे, और इंडिया 10.1 तीसरे नंबर पे। बट 2060 आते आते 2060 आते आते हम हो जाने वाले हैं दूसरे नंबर पे, हम जो है वो दूसरे नंबर पे हो जाने वाले 2060 आते आते। ये तो हो गया सर पीपीपी के हिसाब से, ठीक है। पर अब अगर हम देखें जीडीपी के हिसाब से, तो जीडीपी के हिसाब से कौन सा नंबर पे हो जाएगा? जीडीपी मतलब कितना जो है वो प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है आपके इकोनॉमी में, उस हिसाब से कितना हो जाएगा, है ना। तो जीडीपी के हिसाब से देखो एक नंबर पे है यूएसए, दो नंबर पे चाइना, तीन नंबर पे जर्मनी, चौथे नंबर पे इंडिया आ गया है। कितने नंबर पे आ गया है? फोर्थ प्लेस पे आ गया है। तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तब हम फिफ्थ प्लेस पे हुआ करते थे, तो याद रखना अब इंडिया जीडीपी के अकॉर्डिंग कितने नंबर पे है? फोर्थ प्लेस पे, जापान को पीछे छोड़कर हम, यूएस, चाइना, जर्मनी और इंडिया। और पीपीपी के हिसाब से कितने पे? तीसरे नंबर पे है। ये फैक्ट्स कुछ आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर? क्या है जी लीगल टेंडर? बताओ। द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफर द फी ऑफ लीगल केसेस, द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा, एंड डी इज द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन ऑफ ए कंट्री। बताओ क्या आंसर है? पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद बताऊंगा कि लीगल टेंडर ये होता क्या है ना। चलो आ जाओ इधर। व्हाट इज लीगल टेंडर? देखो लीगल टेंडर होने का मतलब ही यही है कि कोई आप किसी को पैसा दे रहे हो तो वो मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता। मान लीजिए ऐसा, देखो ये दुकानदार है, एक फालतू की दुकान बन गई, चलो जी ये दुकानदार है, और ये हो आप यहाँ, आप जाते हो और इस दुकानदार को जाके 1 रुपए का इधर नोट देते हो, सिक्का देते हो, है ना। तो ये मना नहीं कर सकता, ये दुकानदार आपको ऐसा नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इंडिया में 1 रुपया जो है उसका कॉइन लीगल टेंडर है। तो यही होता है लीगल टेंडर होने का मतलब, कि मना नहीं कर सकता। अगर आपने किसी से उधार लिया है, आपने किसी से उधार लिया और उसे आप वापस पे करने जा रहे हो और आप उसे 500 रुपये का नोट दे रहे हो, तो वो मना नहीं कर सकता कि मैं 500 का नोट नहीं लूंगा। यही है लीगल टेंडर होने का मतलब, है ना। तो लीगल टेंडर होने का मतलब ये है कि वो मना नहीं कर पाएगा। यहाँ पर कैन नॉट रिफ्यूज एनी सिटीजन इन सेटलमेंट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, जिसमें करेंसी है और कॉइन्स आ जाते हैं। नॉट लीगल टेंडर में क्या आ जाते हैं? कैन बी रिफ्यूज, वो रिफ्यूज कर सकता है ना। एग्जांपल में फिक्स डिपॉजिट हो, डिमांड डिपॉजिट हो, या आपको आप जो इस आदमी को जाके ऐसा कह सकते हैं कि ये आप उसको जाके कहो कि जी क्रेडिट कार्ड से पैसे ले लो, ये मना कर सकता है कि नहीं। आप कहोगे जी डेबिट कार्ड से ले लो, ये मना कर सकता है। आप कहोगे यूपीआई से ले लो, ये मना कर सकता है। तो ये डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई ये सब जो है वो लीगल टेंडर नहीं है। तो सर लीगल टेंडर है क्या? लीगल टेंडर सिर्फ दो ही है इंडिया में, एक है कॉइन्स, एक है नोट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएंगे हम, एक है कॉइन्स और एक है लीगल नोट्स, है ना। अब इनमें भी लीगल टेंडर जो है वो भी दो तरीके का होता है। एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, मतलब आप कितना भी दे दो वो मना कर ही नहीं सकता, है ना। ये होता है करेंसी नोट, है ना। आप जाके किसी को 500 रुपए के नोट दो, आप कितने भी दे दो, आप 2000 रुपए के नोट दो, कितने भी दे दो। अच्छा, आप कुछ बच्चों के क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर 2000 रुपए से ज़्यादा तो 2 लाख तक कैसे पेमेंट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बट थियरी में ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जब भी क्वेश्चन आए तो थियरी के अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग, करेंसी नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये क्वेश्चन आपको, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये तो फाइनेंस एक्ट 2017 में ऐसा किया गया था ताकि ब्लैक मनी वगैरह को कम किया जा सके। और लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? मतलब कुछ पैसे ही आप दे सकते हो। अब मान लो जी आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए थे और आप उसको जाके 1-1 रुपए का सिक्का जाके देने लग जाओ, तो क्या बोलेगा? नहीं, मना कर सकता वो, है ना, मना कर सकता है ना। तो आप तो कह रहे सर वो तो लीगल टेंडर, फिर मना क्यों कर दिया? ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर, मतलब आप कुछ पैसे तक ही उसको दे सकते हो। जैसे कितना दे सकते हो? अगर 50 पैसा जो है और 50 पैसे तक का कोई कॉइन है, उस तक आप जो है 10 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हो उसे। यानी आप 10 रुपए का कोई सामान ले रहे हो तो दुकान में जाकर 50-50 पैसे के 20 सिक्के जाके आप दे सकते हैं,
है ना, जाके आप दे सकते हैं। अब आप कहोगे सर 50 पैसा कोई लेता तो नहीं है यहाँ, तो बेटा साउथ इंडिया में तो देखो लेते हैं और नॉर्थ इंडिया में नहीं लेते, पर ये नहीं लेते ये तो इनकी गलत बात है, आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। पर आरबीआई के अकॉर्डिंग 50 पैसा इज स्टिल लीगल टेंडर। तो सबसे मिनिमम डिनोमिनेशन जो है वो कितने रुपए का कॉइन है जो लीगल टेंडर है, 50 रुपये का पैसा। कभी मत बोल देना कि 1 रुपये का, 50 रुपये का पैसा, 50 पैसा का जो कॉइन होता है वो भी लीगल टेंडर इंडिया में। अगला 1 रुपये तक, यानी 50 पैसा हो गया, इससे 10 रुपये तक का कर सकते हैं। और 1 रुपया और इससे हायर के जितने भी कॉइन है, मान लीजिए कि 10 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है, 20 रुपीज़ का कॉइन है, 50 रुपीज़ का भी कहीं कॉइन हो, इन कॉइन से आप कितना से कर सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये तक का ही आप कर सकते हो। 1000 रुपये तक का आप अगर 10-10 के सिक्के किसी को जाके लेके जाके दे रहे हो तो वो मना नहीं कर सकता कानूनन। समझ रहे हैं आप बात, ठीक है। बट 1000 रुपये से ज़्यादा का आप नहीं दे सकते। तो ये हो गया लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब आ जाओ, इसका आंसर क्या दोगे आप? दे दोगे? ऑप्शन बी दे दोगे? अभी तो दे ही दोगे। द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन, यानी लेनदार, क्रेडिटर मतलब लेनदार जो है वो अंडर कंपल्शन है कि उसको लेना ही पड़ेगा। देखो इजी सा क्वेश्चन, मगर फिर भी। चलो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा बस आज के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो ही गए। चलो अब देखो आपको क्या करना है, आज का जितना भी आपको स्कोर हुआ ना वो आपको कमेंट करके नीचे बताना है। 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, किसी के 9 हुए, किसी के समझे कि 8 हुए, किसी के 7 हुए, है ना, किसी के मान लीजिए कि 5 हुए। ये सबका आपको स्कोर जो है वो कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। बाकी जो हाईएस्ट जो स्कोरिंग होंगे उनको मैं मंडे वाले दिन कम्युनिटी टैब पे उनका नाम भी डालने वाला हूँ विद थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम डे 4 कैप्सूल करेंगे और जिसमें हम देखेंगे जियोग्राफी के धमाकेदार सवाल। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना है। और ये जो आपको ये सीरीज है ये आपके नैया पार लगा देगी प्रीलिम्स की। मैं कह रहा हूँ प्रीलिम्स होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि देखना कितने सारे क्वेश्चन मेरे कंसेप्ट से आए हैं। मैंने कहा कि डायरेक्ट इसको यही क्वेश्चन आ जाएगा, बट इससे रिलेटेड कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब लीगल टेंडर से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, वहां पर मेंशन हो जाए, तो फिर तो मैं तो कहूँगा ना देखो मैंने पढ़ाया था आपको अच्छे से, ठीक है। बस तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सगा दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य में कमेंट बॉक्स में लिखें और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।